Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स बीकॉम सेमेस्टर 6। जो हमारे लास्ट सेमेस्टर है बीकॉम का, उसमें जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है वो है ऑडिटिंग 2। और ऑडिटिंग 2 में देखते देखते हम लास्ट यूनिट तक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट टोटल थ्योरी कंप्लीट होने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट यूनिट नंबर 3 आपको दर्शन सर चला रहे हैं। और अब उसके बाद यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, पर उसमें से अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है ऑडिट प्रोग्राम। वैसे इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट प्रोग्राम दोनों साथ में आता है, गलती से ये मत समझना कि दोनों ऑप्शन में निकल जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो चलिए ये छोटा सा जो यूनिट है हमारा ऑडिट प्रोग्राम, उसको आज स्टार्ट करते हैं। और ये लगभग एक ही लेक्चर का काम है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो एक जैसा है और आपको हर एक ऑडिट जो प्रोग्राम बनाना है उसमें सेम 8 पॉइंट आपको कंसिडर करना है। तो चलो आज ही ये चैप्टर स्टार्ट करना है और एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट भी करना है। तो सफर स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग 2 का चैप्टर है ऑडिट प्रोग्राम। चलिए तो लेट्स स्टार्ट जर्नी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। और सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में नंबर 1 आ रहा है, एक्सप्लेन पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। यानी कि ऑडिट प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं वो बताओ। यूनिवर्सिटी में ये 14, 15, 16 और 2019 में आ चुका है। और जैसे मैंने आगे बताया था, ऑडिट प्रोग्राम में आपको 8 फिक्स पॉइंट है जो आप कोई भी ऑडिट प्रोग्राम बनाओ तो उसके लिए आपको याद करना है, ठीक है। पर सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे हमारे चैप्टर का, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो उसके मीनिंग में आपको पैराग्राफ में समझा रहा हूँ। An audit program is a detailed plan of audit work to be performed। यानी कि ऑडिटर को जो काम करना है उसके ऊपर वो डिटेल प्लान है उसका कि क्या क्या काम वो करेगा। स्पेसिफाइडली द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को वो वेरीफाई करेगा। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितने टाइम में वो कंप्लीट करके देगा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि जो काम उसको फ्यूचर में करना है वो काम वो कैसे करेगा, उसके प्लान की टोटल डिटेल्स है, राइट। तो और कितने टाइम में करेगा, वॉटएवर, मतलब आप वो उसको जो काम करना है उसकी डिटेल, यानी कि हमारा कह सकते हैं हम ऑडिट प्रोग्राम। तो मीनिंग समझने के बाद अब हम डायरेक्टली अटैक करेंगे, यानी कि ये चैप्टर के टोटल जो 8 पॉइंट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, रट्टा मारना नहीं है, हमें याद करना है। तो ये 8 पॉइंट कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले बेसिक पैराग्राफ, while preparing an audit program of an any institute, company or society of an auditor should be take the following points। देखो कभी भी किसी भी चीज़ का अगर वो ऑडिट प्रोग्राम बनाने जा रहा है, मतलब उसका प्लान वो काम कैसे करेगा, तो कोई भी वो इंस्टीट्यूट हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, नीचे के 8 पॉइंट्स आपको कॉमनली याद रखने हैं। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशंस, यानी कि बंधारण और उसके रेगुलेशंस, यानी कि जो भी रूल्स है वो आपको, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए आप पैराग्राफ में देखो, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। He should examine the constitutions and regulations of the institution। जहाँ पे वो काम करने जा रहा है उसका constitution and regulation देख लेना चाहिए। In case of partnership firm, he should examine the deed of partnership। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डेट चेक कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी एग्जामिन, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल चेक कर लेना चाहिए। इवन अगर कोई सोसाइटी है तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो वो उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो सेकेंड ऑडिट प्रोग्राम का जो पॉइंट है वो है एक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ एक्ट, यानी कि उसको जो कायदा जिसको हम बोलते हैं वो कौन सा अप्लाई होगा। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, रेगुलेशन देख लिया, तो हमें एक्ट भी पता होने चाहिए। तो यही ये पैराग्राफ में हमें बताया गया है, ध्यान देना। द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन एंड अनसर्टेन विच एक्ट, मतलब सिचुएटेड इज एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को कौन सा एक्ट अप्लाई होता है ये चेक कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल for the company 1956 and 2013 in case of joint stock company।
राइट। तो ये हमें पता है कि पार्टनरशिप के लिए ये एंड कंपनी के लिए 2013 का जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट। सिमिलरली द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 in case of cooperative society and the banking regulation act 1949 in case of the audit to the bank should be studied। यानी कि अगर आप बैंकिंग के लिए काम कर रहे हो, बैंकिंग के लिए ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, तो उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इवन इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी खुद का एक्ट है। तो मतलब आप जहाँ पे भी ऑडिट करने जा रहे हो उसका एक्ट देख लो, प्रोविज़न कौन सा उनको अप्लाई होता है, कौन से एक्ट थ्रू वो काम कर रहा है, ये चेक कर लो। तो पहले दो टेक्निकल पॉइंट ऑडिट प्रोग्राम के। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इजी पॉइंट, अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप जहाँ पे ऑडिट करने जा रहे हो उनकी अकाउंटिंग सिस्टम कैसी है ये भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो पहले दो टेक्निकल पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है अकाउंटिंग सिस्टम। ध्यान देंगे पैराग्राफ में। The detailed audit program can be more easily formed if the system of accounting adopted by the institution is first examined. The auditor should see that the system of accounting is the proper and conformed to the normally accepted principles of accounting। यानी कि बेसिकली जो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लास्ट सेंटेंस, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री और देसी नामा सिस्टम अप्लाइड, ऑडिटर शुड एग्जामिन। कंपनी ने जो सिस्टम अप्लाई किया है वो कौन सी है ये चेक कर लीजिए। चलिए फिर उसके बाद सेम पॉइंट नंबर 4 भी थोड़ा सा इजी पॉइंट आप कह सकते हो, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अब सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक का मतलब मैंने आपको आगे कहीं ना कहीं समझाया हुआ है, एक इंसान का काम दूसरा इंसान चेक करे। यानी कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर का काम घट जाएगा, अगर बुरा सिस्टम है तो ऑडिटर का काम बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ पे प्रॉपर जगह जब पे जा रहे हो वहाँ पे कितने इंसान मेंटेन कर रहे हैं डेटा। तो देखो पैराग्राफ में ध्यान दो, द ऑडिटर शुड सी दैट देयर इज एन एक्सटेंशन एंड प्रॉपर एडिक्वेट इंटरनल चेक सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट of cash, purchase of raw material, sell furnished product, payment of wages and salary, stock to the finished goods and purchase and sell of asset। मतलब कोई भी पेमेंट के लिए, कोई भी रिसिप्ट के लिए, रॉ मटेरियल, स्टॉक वगैरह अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसका डेटा वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग स्टाफ है या नहीं। तो इंटरनल चेक सिस्टम उसको ऑडिटर को पहले से देख लेना चाहिए। तो ऑडिट प्रोग्राम में पॉइंट नंबर 4 हमें इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 एंड 6 एक जैसे पॉइंट है, पर जब भी आप किसी भी ऑडिट प्रोग्राम का अगर आप लिख रहे हो तो ये पॉइंट बहुत डिटेल में आपको समझाना है, ठीक है। तो चाहे 7 मार्क्स के लिए आए हो या 10 मार्क्स के लिए, पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7 आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 5 है कैश रिसिप्ट, तो उसके लिए ध्यान दे दो। The vouching of cash receipt should be done with the reference and relative documentary evidence like receipt, cash, vouchers, passbook, etc. That all the incomes are properly credited in the books of accounts should be also be then examined। यानी कि जहाँ पे ऑडिट करने जा रहे हो उनके पास जो कैश आ रहा है उसके लिए उन्होंने वाउचर्स रखे हुए कि नहीं, या उनके पास पासबुक में उसकी एंट्री कर रहे हैं कि नहीं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एविडेंस, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आपको पहले से उनकी इनकम तो अच्छे से चेक करनी ही चाहिए। तो ये तो उसका मेन पार्ट हुआ कि अगर आप ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हो तो उनके पास रिसिप्ट कौन कौन सी है और उसके कैसे वो लोग डेटा मेंटेन करें, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 भी हमें उसी के बारे में जानकारी दे रहा है, कैश पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट के लिए भी सेम एविडेंस आपको देख लेना है कि कंपनी ने जो जो पेमेंट किया है या फिर जो आप जहाँ पे ऑडिट करने जा रहे हो वो लोग को क्या क्या पेमेंट है और कैसे वो लोग डेटा मेंटेन करते हैं। देखो पैराग्राफ में समझ सकते हो उसको। सिमिलरली द वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट शुड बी डन बाय द वेरीफाइड वाउचर्स, रिसिप्ट, पासबुक, काउंटर्स, फॉइल्स एंड चेकबुक्स एंड अदर रिलेवेंटरी कॉरस्पॉन्डेंस। तो आपके पास बैंक पासबुक हो उसमें आप चेक कर सकते हो, वाउचर में आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। चलो तो अब बारी आएगी ऑडिट प्रोग्राम के पॉइंट नंबर 7 के बारे में। वो है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। यानी कि आप जहाँ पे जा रहे हो उनकी असेट एंड लायबिलिटी तो आपको खास देखनी चाहिए। पीएनएल देखने के बाद, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद बात आती है असेट एंड लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट की। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट कैश एंड हैंड एंड बैंक बैलेंस विद द बैंक शुड बी वेरीफाइड विद द यूजुअल। तो आपको कैश एंड बैंक बैलेंस चेक कर लेना है जो कि करंट असेट होता है। नेक्स्ट उसके जैसा द स्टॉक ऑफ स्टैट्यूटरी एंड
furniture should be physically verified and the compared with the stock of register। देखो स्टॉक कंपनी ने जो मेंटेन किया है यानी कि करंट स्टॉक जिसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है फर्नीचर है वो फिजिकली आपको चेक कर लेना चाहिए है कि नहीं, और उसको स्टॉक रजिस्टर में देख लेना भी चाहिए कि जितना स्टॉक उन्होंने बताया उतना स्टॉक एक्चुअली में उनके पास है या नहीं। तो ये असेट एंड लायबिलिटी वेरीफाई की बात है। फिर उसके बाद ऑल डेब्ट्स एंड लायबिलिटी शुड बी अकाउंटेड फॉर, यानी कि आपको सारी असेट्स एंड लायबिलिटी के बाद कोई भी डेब्ट हो लायबिलिटी हो जैसे कि करंट लायबिलिटी वो भी चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिटर शुड सी दैट द फिक्स असेट आर सोन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इन बैलेंस शीट। भाई फिक्स असेट आप कैसे दिखानी चाहिए, आपको ऑलवेज डेप्रिसिएशन के बाद दिखानी चाहिए, तो ऐसा किया है कि नहीं कंपनी ने वो चेक कर लो। और ये वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी के ये पॉइंट तो आपको रट्टा ही मान लेना है क्योंकि आपको हर एक ऑडिट प्रोग्राम में यही पॉइंट्स मेंशन करना है, ठीक है। इसके जैसे ही ये मतलब थोड़ा सा उसमें अलग आएगा कंटेंट, बाकी यही पॉइंट एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर ई, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, देन फर्नीचर शुड बी एग्जामिन। तो इन्वेस्टमेंट की डिटेल, क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल आपको अच्छे से एग्जामिनेशन कर देनी है। मतलब आप कोई भी असेट एंड लायबिलिटी के पॉइंट आप लिख सकते हो कि ऑडिट प्रोग्राम में आपको ये चेक कर लेना है। चलो पॉइंट नंबर 8, मोस्ट रिपीटेड एंड हर एक पॉइंट के लिए इसको तो आप एक्सप्लेनेशन में भी सेम ले सकते हो। नाम है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, और कौन कौन से तरह के एक्सपेंसेस और इनकम होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो पैराग्राफ में ध्यान दो, The auditor should carefully examine that the expenses are properly classified between, देखो हाईलाइट किया हुआ है, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, यानी एक्सपेंसेस को प्रॉपरली क्लासिफाइड किया होना चाहिए, डिवाइड किया होना चाहिए, कैपिटल कैपिटल, रेवेन्यू रेवेन्यू। The auditor should see that the all revenue expenses are debited to profit and loss account and that the all capital payment आर शोन इन द बैलेंस शीट। देखो रेवेन्यू आपको P&L में दिखाना है, कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये 8 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ लो यही 8 पॉइंट के साथ पूरे चैप्टर में जो जो ऑडिट प्रोग्राम हमें मांगा हो यही 8 पॉइंट अलग से तरीके से एक्सप्लेन करना है। चलो दूसरा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कह सकते हैं। तो अलग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, तो वो कौन से साल में पूछा था, गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2016, 17 एंड 18 में आ चुका है। तो ऑडिट प्रोग्राम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो फर्स्ट एडवांटेजेस कह सकते हो आप इंपॉर्टेंस वाइज। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क टू नॉन ऑडिटर एंड हेल्पर ऑफ एन ऑडिटर, यानी कि जब ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका जो काम है वो खुद कौन से काम करेगा और उसके हेल्पर को कौन सा काम देगा, ये डिवाइड करने में उनको फ़ायदा होता है। देखो ऑडिट करने ऑडिटर कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसकी पूरी टीम जाती है, तो वर्क डिवाइड में ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट वाइज, वर्क ऑफ ऑडिटर मेक इजी एंड एफिशिएंट, भाई ऑडिटर का वर्क ये ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही इजी एंड एफिशिएंट बनाता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल फॉर डिसाइडेड ऑडिटर लायबिलिटी फॉर द वर्क प्रोसीजर, यानी कि ऑडिटर को जो जो काम करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे डिफाइंड हो जाती है, यानी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस, ऑडिट प्रोग्राम इज लाइक एन इंजीनियर प्लान for a construction of house which is provided proper guidelines of audit program। देखो भाई ऑडिट प्रोग्राम एक तरह का इंजीनियर का प्लान है, जो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इंजीनियर को हायर करते हो ना उसके जैसा है, मतलब आपको पूरी गाइडलाइंस मिलेगी कि आपको ये काम कैसे करना है। तो ऑडिट प्रोग्राम इज जस्ट लाइक एन इंजीनियर प्लान। चलो नेक्स्ट एडवांटेजेस के पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5, ऑडिटर आर कंसंट्रेट ऑन ऑफ हिज वर्क प्रॉपरली, ऑडिटर अपने वर्क में कंसंट्रेट कर सकता है, यानी कि फोकस हो सकता है उसके वर्क में। अगर उसने प्रोग्राम बनाया तो उसको पता चलेगा ना भाई कि ये काम करना है, उसको ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस पॉइंट नंबर 6, हेल्पफुल फॉर यूनिफॉर्म वर्क ऑफ ऑडिट, यानी कि उसको जो उसका काम है वो वर्क एक तरह का उसको एक जैसा वर्क करना है, तो उसको हेल्पफुल रहेगा अगर उसने एक बार ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हेल्पफुल टू एन ऑडिटर टू फॉर अ गाइडलाइंस ऑफ ऑडिट वर्क, यानी कि उसको अपने ऑडिट वर्क में गाइडलाइंस मिलेगी। थोड़ा सा रिपीटेशन है पर आप ये कह सकते हो कि ऑडिटर को अपने वर्क कैसे करना है वो पता चल सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑडिट प्रोग्राम इज एन हेल्पफुल फॉर ऑडिटर टू प्रोवाइड हीज एफिशिएंसी फॉर फ्यूचर। अगर उसको फ्यूचर में कोई एफिशिएंसी यानी कि उसको दोबारा अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाना हो, तो अगर उसने एक बार ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया है तो उसके ऊपर भी फ्यूचर में और भी ऑडिट प्रोग्राम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट के सारे पॉइंट थे। उसके अलावा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो। चलो, दो अच्छे क्वेश्चन के बाद अब बारी आ रही है रिपीटेड क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो तो मोस्ट आईएमपी है, नाम है ड्राफ्ट और द प्रोग्राम ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना है। मोस्ट आईएमपी, गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 लेके 2020 लास्ट पेपर में यही क्वेश्चन को उन्होंने रिपीटेडली पूछा हुआ है। यानी कोई भी ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो वही 8 पॉइंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए उसी को अच्छी तरीके से आपको, जैसे आपको यूनिवर्सिटी में ऑडिट करने जा रहे हो वैसे आपको समझाना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख ले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने आपको बताया, through their audit is not compulsory under the situated, such an institutional are required to get their accounts audited under the instructions of school board and state educational department or university। देखो, पहले तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अपने अकाउंट ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, पर उनको अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, गाइडलाइंस दी गई हो एजुकेशनल बोर्ड या कोई भी स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ओर से या फिर यूनिवर्सिटी की ओर से, तो उनको भी अपने अकाउंट्स ऑडिटेड करवाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिट प्रोग्राम करने के लिए हमें वही 8 पॉइंट आपको समझाने हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशंस। अब स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए उसमें आप क्या चेक करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रेगुलेशंस कहाँ आपको मिलेंगे? तो फर्स्ट सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रस्ट डीड शुड बी एग्जामिनेड इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्कूल और कॉलेज। आपको ट्रस्ट डीड दिया गया होगा वहाँ पे, क्योंकि कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो उसका एक ट्रस्ट संचालित होता है, तो ट्रस्ट डीड आप चेक कर लीजिए। फॉर द प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड ऑडिट शुड बी केयरफुली नोटेड, द रूल्स फॉर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, फॉर स्कूल, रूल्स फॉर एजुकेशनल बोर्ड शुड बी स्टडीड। देखो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जो भी एजुकेशनल बोर्ड की ओर से आपको गाइडलाइंस दी गई है आपको वो चेक कर लेनी चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, सेकंड भी उसके जैसा ही है, वो भी उसमें आप गप्पे नहीं लगा सकते। एक्ट एंड प्रोविजन, तो अब स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को कौन से एक्ट होंगे और उसके रूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल रूल्स एंड प्रोविजंस शुड बी स्टडीड। आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। इट शुड बी एग्जामिन वेदर द मिनट्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी और गवर्निंग बॉडीज़। देखो, मैनेजिंग कमेटी की जो मिनट्स होती है या फिर गवर्नमेंट बॉडी की जो मिनट्स होती है, यानी उन्होंने जब मीटिंग किया होगा उसको चेक करोगे तो आपको एक्ट एंड प्रोविजन समझ में आ जाएंगे। एंड द प्रोविजंस ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द कॉलेज शुड बी एग्जामिन, यानी कि आपको रूल्स रेगुलेशन कहाँ से मिलेंगे? मिनट बुक में से। ठीक है, चलो इसके जैसे एक और भी पॉइंट है। चलो, पहले दो टेक्निकल पॉइंट के बाद अब पॉइंट नंबर 3 आ रहा है, दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम। और अकाउंटिंग सिस्टम में आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप क्या चेक करोगे? द मोटिव ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज नॉट टू मेक अ प्रॉफिट। देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मेन गोल प्रॉफिट पर्पज नहीं होता, वो सर्विस प्रोवाइडिंग एक तरह का होता है। The research institute therefore preparing income expenditure accounts instead of profit and loss account। वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड विच हैव टू बी ऑडिटेड। देखो, वो लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं जो आपको ऑडिटेड कर देनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके बाद वो लोग बनाएंगे रिसिप्ट, पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो उसको इतना आपको चेक कर लेना है। तो थर्ड पॉइंट इजी, अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, यानी एक इंसान का काम दूसरा इंसान चेक कर रहा वो। तो अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो आप सैलरी वगैरह जो असेट है उसको ही चेक करोगे ना, स्टेशनरी जैसी चीज़ें। ठीक है, तो इंटरनल चेक सिस्टम के पैराग्राफ में ध्यान दे दो।
There should be therefore to be an existence on effective internal check system in regards to the purchase of, देखो नाम आ रहा है स्टेशनरी, पेमेंट ऑफ सैलरी, बुक्स एंड periodicals that is laboratories and all other receipts and payment। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जान लेना है कि वहाँ पे पर्टिकुलर बंदा रखा है कि नहीं। जैसे कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट है तो स्पोर्ट के लिए कितने रजिस्टर वगैरह उसके इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको वहाँ पे कोई बंदा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना है, इंटरनल चेक सिस्टम कहलाता है वो। पॉइंट नंबर 5, वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट, डेंजरस पॉइंट नंबर 5 एंड 6 बैक टू बैक। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको डिटेल में समझाना है, तो चलो वन बाय वन सारी इनकम ले लेंगे। तो सबसे पहले तो एक बेसिक पैराग्राफ, द कैश रिसिप्ट आर नॉर्मली कंपोजाइड ऑफ ट्यूशन फी। देखो एक पैराग्राफ में बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ट्यूशन फी आती है कॉलेज की इनकम में, जिम खाना फी आती है, पेनल्टीज आती है, एग्जामिनेशंस एंड अदर फीस आती है, एंट्रेंस फी आती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आता है उनके इनकम में, फिर उनको अगर कहीं से डोनेशन मिला हो वो आता है, इनकम फ्रॉम इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़, अगर उन्होंने अपनी ज़मीन रेंट पे दिया है तो उसकी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है। तो मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ये सारी इनकम है, जिसको अगर मुझे पैराग्राफ में समझाना हो तो आपको अब पैराग्राफ में पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, पॉइंट नंबर 5 इनकम को एक्सप्लेन करना जरूरी है। चलो तो सबसे पहला पैराग्राफ, द वाउचर ऑफ इनकम ट्यूशन फी शुड बी मेड इन ऑथरेंस ऑफ द रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ द काउंटर ऑफ द रिसिप्ट्स। यानी कि फी रिसिप्ट आप कैसे चेक करोगे, तो वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड होगा, अटेंडेंस रजिस्टर होगा, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, एंड रिसिप्ट आपने बुक मेंटेन किया होगा। सेकेंड, and the incurable fees should be written off only after a resolution for writing of the same is and passed by the managing committee। देखो अगर किसी ने फीस पे नहीं किया है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में या मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग में उसका रेजोल्यूशन पास उन्होंने किया है कि नहीं, क्योंकि जो फीस आपको नहीं मिलने वाली तो उसके बारे में नोट होना चाहिए ना। Third, that is entrance fee receipt should be verified with an entrance form due to signed by the principal। यानी कि जो आपने एंट्रेंस फॉर्म भरा होगा उसकी एंट्रेंस फॉर्म फीस वो लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाले कितने एंट्रेंस फॉर्म आए थे कम उनके पास स्कूल कॉलेज के पास, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। कई बार होता है ना कि 200 सीट होती है पर 500 फॉर्म आए हो, तो वो लोग फॉर्म फी भी लेते हैं ना आपके पास से, तो वो उनके लिए इनकम है, तो एंट्रेंस फी जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलो और क्या क्या इनकम हो सकती है, तो उसमें नंबर 4 उनकी मेन इनकम आ रही है, द अमाउंट रिसीव एज एन गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी वेरीफाई विद द रिलेवेंस करस्पॉन्डेंस। देखो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो उसको भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो मतलब कई बार होता है ना यूनिवर्सिटी या स्कूल को गवर्नमेंट हेल्प करती है, वही। इनकम नंबर 5, द इनकम फ्रॉम रेंट लैंड बिल्डिंग शुड बी वाउचर्ड विद अन रेंट नोटेड और एग्रीमेंट एंड आर रिसिप्ट इशूड टू द टेनेंट। देखो कई बार ऐसा होता है स्कूल कॉलेज के पास जो ग्राउंड होता है वो कहीं फंक्शंस के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट के काम के लिए उनको रेंट पे देती है, तो वो ग्राउंड का उनको रेंट मिला होगा, तो उसका एग्रीमेंट हुआ होगा टेनेंट के पास कि हमें इतना रेंट आपको देना है, तो वो रेंट भी उनके लिए इनकम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी बेसिक इनकम है। फिर इनकम नंबर 6, authority of sanctioning fee ship or scholarship etc should be examined with the responsible of एक्सेट्रा। यानी कि आपको स्कॉलरशिप के रिसिप्ट हुई हो तो वो भी देख लेना है। नंबर नेक्स्ट, द इट शुड बी एग्जामिन द वेदर द फीस कलेक्टेड फॉर द लेबोरेटरी। देखो लेबोरेटरी की फीस आई हो या फिर एग्जामिनेशन एक्सेट्रा हैव बीन क्रेडिटेड टू द प्रिपेयर अकाउंट्स। देखो आपके पास जो भी फ़ी आई हो उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, और नॉर्मली कॉलेज वाले जो फीस आती है वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो ये भी उनकी इनकम है। लास्ट इनकम, द इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शुड बी वाउचर्ड विद एन इंटरेस्ट रजिस्टर। देखो हर एक इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो जिनके पास इनकम आती है ना वो पैसे अपने पास नहीं रखते, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, तो इन्वेस्टमेंट से उनको एक नॉर्मल इनकम है, और ये तो हर एक पॉइंट पे आप लिख सकते हो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो वो लोग ऑलवेज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आपको पॉइंट नंबर 5 में। चलो कैश रिसिप्ट के बाद अब वाउचिंग करना है कैश पेमेंट के बारे में, तो पॉइंट नंबर 6 वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट।
चलो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज उसके क्या क्या पेमेंट हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर पेमेंट के हिसाब से सैलरी पेड टू अनएम्प्लॉयड टीचर्स एंड प्रोफेसर शुड बी वाउचर्ड विद अनसैलरी रजिस्टर्ड। आपको सैलरी जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया है वहाँ से वाउचर कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेटर कितने कितने टीचर्स है वो आप चेक कर सकते हो। कैश बुक ऑफ बैंक पासबुक, यानी कि अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो वहाँ पे आप चेक बुक भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा पेमेंट सैलरी का। सेकेंड, द कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी वाउचर्ड विद एन रिलेवेंट बिल, यानी कि स्कूल कॉलेज की एक और एक्सपेंडिचर पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर वो कुछ परचेस करी है लॉन्ग टर्म उन्होंने कुछ परचेस किया है तो उसमें उन्होंने कैपिटल का खर्चा यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो वो चेक कर लेना है। नंबर 3, वाउचिंग ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस शुड बी मेड इन द प्रॉपरली। देखो ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हो वो भी आपको अच्छे से वाउचर कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द वाउचर ऑफ अदर ऑफिस एक्सपेंडिचर शुड बी एग्जामिनेशन प्रॉपरली। ये प्रोसीजर ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर, बुक्स एंड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा शुड बी एग्जामिन, यानी कि अगर आपने कोई फर्नीचर वगैरह जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, सपोज लेबोरेटरी कोई इंस्ट्रूमेंट लाखों रुपए के होते हैं, तो अगर आपने वो खर्चा किया है तो वन काइंड ऑफ पेमेंट है तो आपको वो भी चेक कर लेना है, ठीक है। चलो इतने हो गए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 7 की ओर जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 एंड 6 दोनों रिसिप्ट पेमेंट अच्छे पॉइंट। पॉइंट नंबर 7, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। अब स्कूल कॉलेज में वही आपको असेट एंड लायबिलिटी यानी कि बैलेंस शीट के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, पर थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न करके एज पर यूनिवर्सिटी ऑडिट प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस विद द बैंक शुड बी वेरीफाइड एज यूजुअल, यानी कि फर्स्ट में जैसे हमने फर्स्ट में देखा था ना वही आपको यहाँ पे लिखना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड फर्नीचर शुड बी फिजिकली वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड विद द स्टॉक रजिस्टर, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। चलो तो असेट एंड लायबिलिटी के वेरिफिकेशन में वही सेम पॉइंट। पॉइंट नंबर सी, डेब्ट एंड लायबिलिटी शुड हैव बीन अकाउंटेड, यानी कि हर एक लायबिलिटी आपने अच्छे से दिखाई होनी चाहिए। पॉइंट नंबर डी, ऑडिटर शुड सी दैट द फिक्स असेट आर सोन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इन बैलेंस शीट, यानी कि फिक्स असेट आपने डेप्रिसिएशन के बाद दिखाया होना चाहिए। पॉइंट नंबर ई, वही पॉइंट, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, फ्यूचर शुड फर्नीचर शुड बी एग्जामिनेड, यानी कि कोई भी अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि ये जो स्कूल कॉलेज है उनका कहीं इन्वेस्टमेंट हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, डेटर, क्रेडिटर या फर्नीचर हो, वो अच्छे से एग्जामिनेशन कर देना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 7 एंड 8 दोनों क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर पॉइंट है। चलो पॉइंट नंबर 8, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, वही रेवेन्यू एंड कैपिटल की बात हुई है यहाँ पे, तो सेम पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो ऑडिटर हैज़ टू एग्जामिन द वेदर द एंटाइटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम हैव बीन मेड प्रॉपरली। देखो रेवेन्यू एंड कैपिटल अच्छे से लिखा होना चाहिए। सेकेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम शुड शोन इन द बैलेंस और बैलेंस शीट and revenue expenditure and income shows in the income and expenditure अकाउंट, यानी कि रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा जबकि कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो चलो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। और लास्ट ऑडिट प्रोग्राम का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ले रहा है, ड्राफ्ट एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर हॉस्पिटल रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित कोई हॉस्पिटल है, उसका ऑडिट प्रोग्राम आप यही 8 पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो पॉइंट यही है, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन बदल रहा है। तो सबसे पहले पैराग्राफ की 1 लाइन में, द ऑडिटर प्रोग्राम ऑफ हॉस्पिटल रन बाय अनचैरिटेबल ट्रस्ट कुड बी एज फॉलोज, आपको वो प्रोग्राम ऐसे आपको कंसिडर करना है। चलो पॉइंट नंबर 1 का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रूल्स थे, तो उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा हॉस्पिटल को, तो उसमें भी ट्रस्ट डीड होगा ना, या फिर मिनट बुक्स ऑफ डायरेक्टर होगा। तो देखो यही आपको पैराग्राफ में समझाया हुआ है। जनरली हॉस्पिटल इज रन बाय पब्लिक इंस्टीट्यूट ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट, इफ इट इज ट्रस्ट देन ट्रस्ट डीड एंड मिनट बुक्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी बाय लॉज एक्सेट्रा शुड बी एग्जामिनेड। देखो अगर आपको हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन जानना है तो वो भी गवर्नमेंट संचालित होता है या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूट होता है, तो उसका भी ट्रस्ट डीड या मिनट बुक्स आप चेक कर सकते हो। चलो हॉस्पिटल के अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा, तो वो था एक्ट एंड प्रोविजंस। तो एक्ट एंड प्रोविजन हॉस्पिटल के लिए कौन से आएंगे, तो उसमें भी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ही आएगा, जैसे आगे हमने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान दो पैराग्राफ में, द ऑडिटर शुड स्टडी इन डिटेल्स द लॉ एंड द प्रोविजंस
applicable Bombay Public Trust Act 1950 is forced to be for public charitable trust in गुजरात। देखो गुजरात की भी हो तो उसमें पब्लिक बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू होता है, तो हॉस्पिटल के लिए आपको वही चेक कर लेना है। थर्ड पॉइंट, इजी पॉइंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंट्स। अब हॉस्पिटल वाले कौन कौन से अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे, तो वो जो पब्लिक ट्रस्ट को जो जो अकाउंट मेंटेन करना है वो लोग वही करते होंगे, तो हमें सिर्फ उतना वेरीफाई कर लेना है। द ऑडिटर शुड अनसर्टेन द मैथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड बाय द ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट जो सिस्टम फॉलो करता है वो उसको वेरीफाई करनी चाहिए। अकाउंट्स आर रिक्वायर मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। एवरी ईयर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैज़ टू फाइल द प्रिस्क्राइब्ड ऑफ शेड्यूल नंबर 8, 9 and 9C एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द चैरिटी कमिश्नर। देखो उनको कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करना है, तो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो शेड्यूल है उतने उनको मेंटेन करने होते हैं। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो टेक्निकली आप ये आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा बता सकते हो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को जो अकाउंट मेंटेन करने को बोला हो कमिश्नर ने, वो उनको मेंटेन करना है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपको क्या समझाना है, तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उसको क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेंटेन किए होना चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है। इनकम एक्सपेंडिचर हम पैराग्राफ में देखेंगे। It should be examined whether the efficient internal control procedure is followed in the hospital for income, expenditure, stock of medicine, bedsheet, etc. तो ये सारी चीज़ें इनकम एक्सपेंडिचर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन मेन होता है, बेडशीट्स उनके डेटा प्रॉपरली होने चाहिए। एंड इनकम ऑफ मेडिसिन्स, क्लोथ्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन थिएटर इनकम शुड बी एग्जामिनेड। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के लिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए हॉस्पिटल का भी। तो एज एन ऑडिटर आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम में पॉइंट नंबर 4 में यही आपको चेक कर लेना है। चलिए 4 इजी पॉइंट के बाद अब लेंथी पॉइंट्स में की शुरुआत हो रही है। पॉइंट नंबर 5 एंड 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हॉस्पिटल की कौन कौन सी रिसिप्ट हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस और रिसीव्ड बाय एन हॉस्पिटल, यानी किसी ने अगर सब्सक्राइब किया हो, किसी ने अगर टुकड़ों में पैसे भरे हो। कई लोग होते हैं ना कि एक साथ अगर उनको इलाज के पैसे नहीं निकाल सकते तो वो हॉस्पिटल में टुकड़ों में पेमेंट कर देते हैं पहले से, तो ऐसा सब्सक्रिप्शन अगर उनको कुछ रिसीव्ड हुआ है तो वो चेक कर लेना चाहिए। सेकेंड एंड मेन इनकम, द नेम ऑफ डोनर काउंटर ऑफ रिसिप्ट एंड दी एंट्री और इन द कैश बुक। देखो अगर किसी ने पैसे डोनेट किए, हॉस्पिटल की मेन इनकम ये होती है कि पैसे जिन्होंने दिए तो डोनर के नाम और उसकी रिसिप्ट बुक में एंट्री भी होनी चाहिए, तो ये उसकी सेकेंड इनकम थी। थर्ड इनकम जो बेसिक और मैंने आगे कहा था ये कॉमन इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिव्ड शुड बी एग्जामिनेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड। देखो कंपनी ये जो हॉस्पिटल है उनके पास जो पैसे आए होंगे, अगर उन्होंने कहीं पैसे डिपॉजिट किए या कहीं इन्वेस्ट किए तो उसके ऊपर से जो उनको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम होती है वो चेक कर लेना चाहिए। किस में से चेक कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के ऊपर से चेक कर सकते हो। Point number 4, the copy of bills and bills registered should be examined in respect of the fees received from the patient। देखो ये तो उनकी मेन इनकम है हॉस्पिटल की, तो पेशेंट के पास से जो उनके पैसे मिले तो उसकी कॉपी ऑफ बिल्स एंड बिल्स रजिस्टर्ड आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। तो हॉस्पिटल की इतनी इनकम। उसके बाद नेक्स्ट इनकम नंबर 5, लास्ट इनकम, it should be examined whether the grant received by the hospital और डोनेशन इन यूटिलाइज एज पर प्रॉपर रूल्स और नॉट। देखो हॉस्पिटल के एक और जगह से इनकी इनकम होती है, गवर्नमेंट अगर उनको ग्रांट दे रही है हॉस्पिटल चलाने के लिए या डोनेशन दे रही है तो वो उन्होंने प्रॉपर यूज़ किया है कि नहीं, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम जाएंगे हॉस्पिटल के पेमेंट्स के ऊपर, यानी वाउचिंग ऑफ कैश एक्सपेंडिचर। पेमेंट की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एक्सपेंडिचर, तो उनके खर्चे कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला द वाउचर ऑफ सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉयज ऑफ एन हॉस्पिटल एंड हॉनरेबल डॉक्टर्स सैलरी डॉक्टर्स और शुड बी मेड इन प्रॉपरली। देखो जो डॉक्टर्स है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम डॉक्टर्स है या फिर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, उनका पेमेंट जो हुआ है वो आपको वाउचर बुक में चेक कर लेना चाहिए। सेकेंड, the internal control procedure for the purchase of medicines, injections or other instruments should be examined। यानी कि उनके मेन खर्चे में क्या आता है, कोई भी मेडिसिन उन्होंने कहीं से परचेस की है, इंजेक्शंस परचेस की है या इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है वो उन्होंने जो परचेस की है उसकी आपको प्रॉपर एंट्री कर लेनी है। इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं ये चेक कर लेना।
चलिए एक्सपेंडिचर में नेक्स्ट एक्सपेंडिचर नंबर 3 आ रहा है, दैट इज it should be ensured that the donation received for unspecifically purpose is utilized for that purpose or not. अगर डोनेशन आपको कोई स्पेशल पर्पस के लिए मिला है तो उसी जगह पे उसका यूज़ किया होना चाहिए. सपोज आपको ब्लड कैंसर के लिए किसी ने पैसे डोनेट किए कि ब्लड कैंसर का इलाज मुफ्त में हो, तो आपने वो पैसे ब्लड कैंसर के जो पेशेंट है उनके लिए वो फंड यूज़ किया है कि नहीं, ये आप सबसे पहले चेक कर लीजिए. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में ये पॉइंट था. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 4, the minutes of committee with regards to purchase of necessary costly machines and tools for a hospital should be examined. यानी कि कमिटी ने जो डिसाइड किया था कि जो उनको कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है वो परचेस करने की नहीं, तो उसके लिए उनकी मिनट बुक्स को आपको एग्जामिनेशन कर देना चाहिए. तो ये डेंजरस पॉइंट नंबर 5 एंड 6 के बाद अब पॉइंट नंबर 7 एंड 8 तो आपको बेसिकली वही लिखना है जो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा था. पॉइंट नंबर 7 में वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी है, तो सबसे पहले करंट असेट यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस फिजिकली आपको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है. ठीक है, तो उसकी बैंक और कैश बुक में एंट्री होगी. सेकेंडली आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे हॉस्पिटल है तो उसके स्टॉक में क्या क्या आएगा, मेडिसिन आएंगे, इंजेक्शंस आएंगे, बैंक किट्स आएंगे, शुड बी वेरीफाई एंड कंपेयर विद द बुक्स और रिकॉर्ड. उनके पास जो बुक्स हो अकाउंट मेंटेन किए उसमें ही आपको वेरीफाई कर लेना है, तो वो भी उनके लिए असेट है स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक. पॉइंट नंबर 3, ऑल द डेप्ट एंड लायबिलिटी शुड बी हैव बीन अकाउंटेड प्रॉपरली. ठीक है, तो जो भी डेप्ट एंड लायबिलिटी है वो सारी आपने दिखाई होनी चाहिए. सेम पॉइंट जो हमने क्वेश्चन 1 एंड 3 में देखे थे. पॉइंट नंबर 4, दैट शुड बी सी दैट द फिक्स असेट आर शोन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. देखो कोई भी फिक्स असेट हो तो डेप्रिसिएशन के बाद ही बैलेंस शीट में दिखाई हो, ये आपको चेक कर लेना है. नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, द डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, फर्नीचर हो, वो सारी डिटेल्स अच्छे से आपको एग्जामिनेशन कर लेनी है. चलो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हॉस्पिटल का अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो पॉइंट नंबर 8, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, सेम पॉइंट एज पर क्वेश्चन नंबर 1 and 3. An auditor has to examine whether the entries of revenue, expenditure and income and capital expenditure and income have been made properly और नॉट. देखो कैपिटल रेवेन्यू अलग किया है कि नहीं ये आपको चेक कर लेना चाहिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम सोन इन बैलेंस शीट, कैपिटल कहाँ दिखाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम सोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू दिखाना चाहिए. ठीक है, तो यही हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं. और ऑडिट प्रोग्राम में आपको ऑडिट प्रोग्राम में कौन से पॉइंट कंसिडर करने वो, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ये हॉस्पिटल का ऑडिट प्रोग्राम आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट था. और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. टोटल ये 4 ही क्वेश्चन आपको ये चैप्टर में करना है. ये 8 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाइज जाओ, बाकी ये 8 पॉइंट तो कॉमन है, ये आप जानते हो. अब ये चैप्टर के कुछ लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा ये छोटा सा चैप्टर ऑडिट प्रोग्राम आज कंप्लीट हो जाए. चलो ये क्वेश्चन चैप्टर में जो है ऑडिट प्रोग्राम, उसमें से यूनिवर्सिटी ने भी कम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे, बाकी के सारे एमसीक्यूज वो लोग इन्वेस्टिगेशन में रख रहे हैं. ठीक है, तो चलो जितने भी है उतने हम एमसीक्यू यहाँ पे कर लेते हैं. सबसे पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन वाइल रिगार्डिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज प्रिपेयरिंग एंड ऑडिटेड प्रोग्राम ऑफ ऑन कॉलेज. अगर आप कॉलेज का ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो नीचे में से कौन सा पॉइंट आप कंसीडर नहीं करोगे असेट एंड लायबिलिटी के लिए. पॉइंट नंबर ए, कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस विद द बैंक शुड बी वेरीफाइड एज यूजुअल, ये तो होगा. बी, द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फर्नीचर शुड बी फिजिकली वेरीफाइड, ये भी होगा. पॉइंट नंबर सी, द ऑल डेप्ट एंड लायबिलिटी शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर, यानी कि ऑल डेप्ट एंड लायबिलिटी भी आपको वेरीफाई करनी है. पॉइंट नंबर डी, इन्वेस्टमेंट इमेज फॉर द स्पेसिफिकल शुड हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली. ये इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको वहाँ पे देखना नहीं होता. ठीक है, उसके ऊपर डिविडेंड इनकम होती है जो कि पॉइंट नंबर 6 में आप एक्सप्लेन कर सकते हो पेमेंट और इनकम में. ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है भाई, तो ऑप्शन ए, मेक द ऑडिट सिंपल एंड एफिशिएंट. ऑप्शन बी, इट इज़ कंपलसरी. ऑप्शन सी, डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर. एंड ऑप्शन डी, नन. तो इसमें सुटेबल ऑप्शन ए ही है कि वो ऑडिट प्रोग्राम आपके काम को सिंपल एंड एफिशिएंट बना रहा है.
ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सफर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 3 पे जाएंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। देखो ऑडिट प्रोग्राम से पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको नहीं होती है। ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, ऑप्शन बी टेक्निकल डिटेल्स ऑफ बिजनेस एंड इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी अकाउंटिंग सिस्टम एडोप्ट बाय द कॉम्पिटिटर्स एंड ऑप्शन डी रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू ये चैप्टर का है, कहना रह गया ये आपको 101% एग्जाम में आएगा ऑडिट प्रोग्राम में से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम में कौन सा पॉइंट कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन सी आएगा अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट बाय कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है वो हम क्यों चेक करें, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट था। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सफर में अब आ रहा है लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4। Which of the following point is not relevant in relation to preparation of audit program of one branch of one commercial bank? यानी कि कमर्शियल बैंक की अगर कोई ब्रांच का अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो नीचे में से कौन सा पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन ए ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर इट इज एग्जिस्टेंस अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम। ये तो ऑडिटर कोई भी ऑडिटर हो ये तो इंटरनल चेक सिस्टम तो देखेगा ही देखेगा। ऑप्शन नंबर बी an auditor should be acquired within provisions of various act applicable to the bank। बैंक के कोई भी प्रोविजंस हो कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं ये चेक करेगा। ऑप्शन सी an auditor of a nationalized bank should be see his appointment is approved by the board of directors according to his choice। and option D when the loans are given on security of bank on the fixed deposit and the auditor should see that a lie is marked on the accounts of such a loaner। यानी कि जिसको अगर लोन दिया है उसके सामने सिक्योरिटी प्रॉपरली उन्होंने दिया है कि नहीं, फिक्स डिपॉजिट कितना है वो सब कुछ चेक कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा जो रिलेवेंट नहीं है उसमें, क्योंकि नेशनलाइज बैंक का जो ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नहीं होती, उसकी चॉइस से नहीं होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है उसको। तो आंसर नंबर सी इसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा जो अच्छा चैप्टर था ऑडिट प्रोग्राम, छोटा सा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये वाले चैप्टर में 8 पॉइंट ईजी है और उसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आज का लेक्चर अगर आपने अच्छे से सुना है तो एक्सप्लेनेशन वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना मैंने आपको यहाँ पे क्लास वर्क में करा है उतना ही आपको होमवर्क में लिख के सबमिट करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट कोई लेक्चर में किसी और चैप्टर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.